तो इसके बाद सूत्र है समः सुटी। सूत्र क्या है? समः सुटी। समः सुटी एक वार्तिक है। समपरिभ्याम करोतो भूषणे, समपरिभ्याम करोतौ भूषणे, वो यहाँ नहीं दिया होगा, आप सब मत खोजिए। वो क्या कहता है? सम अथवा परि, क्या हो? सम अथवा परि के बाद क्री धातु का कोई भी रूप हो। सम अथवा परि इन दो उपसर्गों के बाद क्री धातु का कोई भी रूप हो और वह परिष्कार अर्थ में हो, भूषित भूषित करने अर्थ में हो, ठीक, भूषण अर्थ में हो, तो सुट का आगम होता है। सुट का आगम किसको होता है? क्री धातु को सुट का आगम होता है। ठीक है, ऐसा वो वार्तिक कहता है। समपरिभ्याम करोतो भूषणे, ऐसा लिख देता हूं मैं। समपरिभ्याम करोतौ के बाद क्या है? भूषणे। सम और परि के बाद क्री धातु का कोई भी रूप हो, वह भूषण अर्थ में हो, तो सुट आगम होता है। तो इस वार्तिक के अनुसार सुट आगम हो गया। देख लीजिए, सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है। यहाँ 3-4 सूत्र समझना पड़ेगा इस प्रकरण में, तो इसलिए धैर्य से आपको बैठना पड़ेगा। सम उपसर्ग है और क्री धातु का एक कर्ता ऐसा रूप है। कौन सा? कर्ता। क्री धातु का ही है ना, त्रिश प्रत्यय लग के बना है, तो सम कर्ता। या तो उसमें लुट लकार में भी कर्ता कर्तारो कर्तारा ही बनता है, वो भी मान सकते हैं। तो सम कर्ता ऐसा है। यहां सम परिभ्याम करो तो भूषणे सूत्र के अनुसार क्री धातु को सुट का आगम हो जाएगा। ठीक, उस वार्तिक के अनुसार क्या हो जाएगा? सुट आगम हो जाएगा। सुट में से बचता क्या है? सुट में से स ही बचता है ना, ये स आगे जुड़ जाएगा। आगम हुआ है ना, आगम पहले जुड़ जाता है, तो सम कर्ता ऐसा होगा। ठीक है, यहां जो स दिखाई पड़ रहा है वो स नहीं है, क्या है? सुट है। स नहीं है, सुट है। अब समः सुटी सूत्र क्या कहेगा कि सम हो उसके तुरंत बाद सुट हो। समः सुटी सूत्र का यही अर्थ है। सम हो उसके तुरंत बाद क्या हो? सुट। तो सम के अंतिम वर्ण के स्थान पे रू हो जाता है। सम का अंतिम वर्ण क्या है? उसको रू हो जाएगा। ठीक है, ये समः सुटी सूत्र का अर्थ है। क्या लिखा है? क्या? समो रूह सुटी, ऐसा लिखा है ना। सम के स्थान पे रू हो जाता है, सुट तुरंत बाद में हो तो। अब पूरे सम के स्थान पे नहीं होगा, अलोन्त्यस्य के अनुसार म के स्थान पे ही होगा। ठीक है ना, तो म के स्थान पे हम क्या कर देंगे? रू कर दे, कोई आपत्ति तो नहीं है। रू में से बचता है रा, केवल ऐसे समझ लीजिए, सम स रू हो गया ना, ये स्पष्ट है। समः सुटी सूत्र लग गया तो सरू करता ऐसा ही रह गया। ये इतना तक पहुंच जाएंगे ना। यहां कौन सा सूत्र लगा? वो क्या कहता है? पहले सम हो उसके तुरंत बाद सुट हो, तो सम के म के स्थान पे रू हो जाता है ना। सम है उसके तुरंत बाद सुट है, तो म के स्थान पे रू हो जाएगा। ये स्पष्ट है ना। तो अब हम क्या कर दिए? सरू करता। इसके तुरंत बाद का सूत्र जो है वो तुरंत बाद अब लगेगा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, यही है ना। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा। अत्र मतलब इस प्रकरण में ये जो रू हो गया है, उस रू प्रकरण में पूर्व में जो स्वर वर्ण है, रू के पूर्व कौन सा स्वर वर्ण है? उस वह अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा सूत्र यही कहता है कि रू प्रकरण में रू से पहले जो स्वर वर्ण है
वह अनुनासिक होता है विकल्प से। कैसे होता है? पूर्वस्य स्वरस्य तु अनुनासिकः वा, अनुनासिक हो जाता है पूर्व स्वर का, वह कैसे? विकल्प से। तो जब उसको अनुनासिक कर देंगे ऐसे हो जाएगा। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी और अनुस्वार मतलब बिना चंद्र वाली बिंदी। ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार में यही अंतर है। चंद्र बिंदी लगा है तो वो अनुनासिक है, बिना चंद्र वाली बिंदी लगी है तो वो अनुस्वार है। ठीक है, तो पूर्व वर्ण को विकल्प से हमने क्या कर दिया? अनुनासिक कर दिया। ये स्पष्ट है। तो अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा सूत्र का अर्थ क्या है? अत्र मतलब इस रू प्रकरण में जो पूर्व वर्ण है, रू के तुरंत पूर्व वाला वर्ण है, उसको विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, तो सम रु स्कर्ता, यहाँ तक पर चलेंगे ना। तो जब मान लीजिए अनुनासिक नहीं होता तो क्या होता है? आपको ये प्रश्न होगा कि अनुनासिक नहीं होता तो क्या होता है? तो विकल्प से ही होता है ना अनुनासिक। तो जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा? उसके लिए अगला सूत्र है, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अगर अनुनासिक नहीं होता है तो अनुनासिक के पर पक्ष में यानी दूसरे पक्ष में क्या हो जाता है? अनुस्वार। रू के पहले जब अनुनासिक नहीं होता तब अनुस्वार होता है। तो कहाँ अनुनासिक नहीं हो रहा है? पूर्व स्वर को, उसी को अनुस्वार हो जाएगा। ये स्पष्ट है। तब विकल्प से ऐसा वाला, ये बिना चंद्र बिंदी वाला भी मिलेगा। दूसरी स्थिति में क्या बन जाएगा? ऐसा, मतलब इसी को ऐसा हम लिख देते हैं, सन रू में से हमेशा बचता है र। ठीक है, इसको हम ऊ की संज्ञा ही कर देते हैं, र हलंत्यम है, हलंत है। ठीक, तो ऐसा वाला भी सन कर्ता भी मिल जाएगा। दो दो बन गए, हो गया ना। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा कहेगा कि जो रू हो गया है, उस रू का पूर्व जो स्वर वर्ण है वह अनुनासिक हो जाता है। ठीक, रू का पूर्व वर्ण जो है वह अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब तो देखिए स्वर वर्ण आ है वो अनुनासिक है। अनुनासिक और अनुस्वार में भेद है, इसलिए आप वृत्ति में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक हिंट दिया है। अनुनासिक, जब अनुनासिक नहीं होगा तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि चलो अनुनासिक विकल्प से होता, अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा? वैसे का वैसा रह जाएगा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, वैसे का वैसा रह जाएगा। लेकिन अनुनासिक नहीं होने वाले पक्ष में अनुनासिकात् परः अनुस्वारः, ये वाला जो बाद का सूत्र है, तुरंत बाद का, वह नियम लगेगा। कहेगा कि अनुनासिक जब नहीं होता है तब अनुस्वार का आगम होता है। क्यों? अनुनासिक सीधे हो जाता है और अनुस्वार का आगम होता है, इन दोनों में क्या भेद? अनुनासिक, देख लीजिए वृत्ति में क्या लिखा होगा? अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा में क्या लिखा है? अत्र रूपकरणे क्या? रोह पूर्वस्य, रू प्रकरण में रू से पूर्व जो है स्वर वर्ण, उसको अनुनासिक विकल्प से हो जाता है। तो स्वर तो हमें पता है दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, कुछ स्वर अनुनासिक, कुछ अननुनासिक। 9 अनुनासिक, 9 अननुनासिक, कुल 18 होते हैं ना। तो जो अननुनासिक था, बिना अनुनासिक वाला था, उसको अनुनासिक कर दिया, यानी को वही का वही स्वर रह गया है, केवल अनुनासिक वाला भेद लगा दिया है। पर ऐसा कोई स्वर तो होता नहीं कि जिसका अनुस्वार वाला भेद होता हो, है कि नहीं? इसलिए अनुस्वार का आगम करना पड़ा है। ये समझे? अनुनासिकात् परः अनुस्वारः, अनुनासिक जब नहीं होगा तो अनुस्वार का आगम होगा, ऐसा वाला बनेगा। वो वैसे ही था लेकिन अनुस्वार का आगम होकर अनुस्वार जुड़ गया, तो संस्कर्ता। दोनों स्थिति स्टेप स्पष्ट है ना। अब इसके बाद का सूत्र क्या है? अनुनासिकात् परो अनुस्वारः के बाद खरवसाने और विसर्जनी। यह सूत्र स्पष्ट होगा, आप सब पहले से पढ़े होंगे कि रेफ के तुरंत बाद, रेफ यानी र के तुरंत बाद खर अथवा अवसान हो। र के तुरंत बाद क्या हो? खर हो अथवा अवसान हो, यानी या तो कोई वर्ण हो ही नहीं, अवसान हो यानी कोई भी वर्ण ना हो, और अगर कोई वर्ण हो तो वह वर्ण कौन सा हो? खर, यानी 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो। खर में 13 आते हैं ना, ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स, है ना। तो उसमें से ये खर है कि नहीं? खर का अंतिम वर्ण है, 13 में से अंतिम यही है ना। यहाँ भी खर है, र के तुरंत बाद खर आए तो र के स्थान पे क्या हो जाता है?
विसर्ग होता है ना, तो ऐसा लिख दीजिए संस्कर्ता, ऐसा लिखेंगे ना। अथवा दूसरी स्थिति में संस्कर्ता, र के स्थान पे विसर्ग हो गया है। हुआ? ये इतना स्पष्ट है? इतना स्पष्ट है ना। अब इसके बाद ये देखिए, यहां ऐसा होता है कि ये जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है, एक वार्तिक है, सम पुम का नाम सो वक्तव्य। यही वार्तिक लिखा होगा इसी सूत्र के अंतर्गत ही लिखा है ना, सम पुम का नाम सो वक्तव्य। वो क्या कहता है? वार्तिक ऐसा है, वार्तिक में 3 शब्द कहे गए हैं, एक है सम, दूसरा है पुम और तीसरा है कान। ठीक, सम पुम और कान, इन तीनों का अगर विसर्ग है, सम का विसर्ग है, पुम का विसर्ग है, कान का विसर्ग है, तो उसके स्थान पे स हो जाता है, सो वक्तव्य। ठीक है, तो यह जो विसर्ग है ये सम का ही है ना, दोनों जगह जो विसर्ग है वो किसका है? सम का ही है, इसलिए उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो ऐसा देखिए, अनुनासिक है, विसर्ग के स्थान पे स आ गया, कर्ता जोड़ दीजिए ऐसे, ऐसा ही जुड़ा वाला लिखा होगा आपके पास। और यहां भी विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया? सा, तो ये अनुनासिक अनुस्वार, उसके बाद यहां स, ये सा आधा है, दूसरा भी सा आधा ही है, तो उस दूसरे सा को हम जोड़ देते हैं संस्कर्ता। तो एक अनुस्वार वाला, एक अनुनासिक वाला, 2 रूप मिलेंगे ना, यही तो लिखे हैं, यही तो है ना। तो अब फिर से एक बार स्टेप को देख लेते हैं हम इसको, फिर आज यहीं पे रोकेंगे। क्या है? सम, एक वार्तिक है, सम परिभ्याम करो तो भूषणे, सम और परि के बाद भूषण अर्थ वाला